तो चलो बच्चों शुरू करते हैं सिविक्स का एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग। अक्सर सोचा जाता है एक दिमाग में बात आती है कि पावर को शेयर करना मतलब देश को डिवाइड करना, उसे कमजोर करना है। जैसे इस पिक्चर में लिखा है, शेयरिंग पावर इज इक्वल टू डिवाइडिंग पावर। लेकिन क्या ये सच है? क्या पावर शेयर करने से देश सच में कमजोर हो जाता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और वो भी दो देशों की कहानी से। तो आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले पावर शेयरिंग के सवाल को समझेंगे, फिर बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी सुनेंगे। उसके बाद देखेंगे कि श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म का क्या असर हुआ। फिर बेल्जियम का समझदारी वाला मॉडल स्टडी करेंगे, और आखिर में समझेंगे कि भाई पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। रेडी हो जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी के दो हीरो से, दो छोटे से देश बेल्जियम और श्रीलंका। स्क्रीन पर देखिए, ये दोनों देश पॉपुलेशन में पता है लगभग हमारे हरियाणा जितने ही हैं, छोटे से हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो दोनों के सामने चैलेंज एक ही था, इतनी डाइवर्सिटी को मैनेज कैसे करें। पहले ना बेल्जियम को समझो। यहाँ 59% लोग डच बोलते हैं जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, 40% फ्रेंच बोलते हैं जो वलोनिया रीजन में रहते हैं, और बचे हुए 1% जर्मन बोलते हैं। सिंपल लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है डच स्पीकर्स मेजॉरिटी में है। पर यहाँ एक ट्रिक है, एक ट्विस्ट है। इनकी जो कैपिटल सिटी है ना, ब्रसल्स, वहां सिचुएशन एकदम उल्टी है। वहां 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और सिर्फ 20% डच। सोचो, पूरे देश में डच स्पीकर ज्यादा हैं, पर कैपिटल में फ्रेंच स्पीकर्स। ये पॉइंट आगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसे याद रखना। अब चलते हैं श्रीलंका। यहां का एथनिक मिक्स देखो। 74% सिनेहाला स्पीकर्स हैं, जो कि एकदम क्लियर मेजॉरिटी में है, और 18% तमिल स्पीकर्स हैं। बाकी 8% में दूसरी कम्युनिटीज आती हैं। यहां का हिसाब थोड़ा ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, आमने सामने। अच्छा, हम ये जो ग्रुप्स की बात कर रहे हैं ना, डच स्पीकर्स, तमिल स्पीकर्स, इन्हें कहते हैं एथनिक ग्रुप्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा सोशल डिवीजन जो शेयर्ड कल्चर यानी साझी संस्कृति पर बेस्ड हो। ये जरूरी नहीं कि उनका रिलीजन या नेशनैलिटी सेम हो। जैसे बेल्जियम में डच और फ्रेंच स्पीकर्स अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं, क्योंकि उनकी कल्चर और लैंग्वेज अलग है। तो दोनों देशों के सामने एक चैलेंज था डाइवर्सिटी मैनेज करने का। तो पहले देखते हैं कि श्रीलंका ने क्या रास्ता चुना। उन्होंने क्या किया? ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। श्रीलंका ने मेजॉरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट अपनाया, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुसंख्यकवाद। इसका सीधा सा मतलब है, जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है वो जैसे चाहे देश को चला सकती है, माइनॉरिटी की जरूरतों और इच्छाओं को बिल्कुल इग्नोर करके। बेसिकली जिसकी लाठी उसकी भैंस। आजादी के बाद सिनेला लीडर्स ने अपनी मेजॉरिटी का पूरा फायदा उठाया। ऐसे कदम उठाए जिससे सिर्फ उन्हें ही फायदा हो। जैसे 1956 में एक कानून बना दिया जिससे सिन्हेला को इकलौती, दी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, तमिल को बिल्कुल इग्नोर करके। यूनिवर्सिटी पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब्स में सिन्हेलास को प्रेफरेंस मिलने लगी। और नए कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ये भी कह दिया कि स्टेट बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा और बढ़ावा देगा। इसका नतीजा क्या हुआ होगा? श्रीलंकन तमिल्स को लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उन्हें अलग थलग कर दिया गया है। उन्हें फील हुआ कि उनकी कल्चर, उनकी लैंग्वेज, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, और उन्हें पॉलिटिकल राइट से भी दूर रखा जा रहा है। एक अजीब सा एलियनेशन आ गया। धीरे धीरे ये नफरत और डिस्ट्रस्ट, ये आग इतनी बढ़ गई कि इसने देश में सिविल वॉर यानी गृह युद्ध का रूप ले लिया। इस भयानक लड़ाई में हजारों लोग मारे गए, बहुत से लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ा, और देश की इकोनॉमी और सोशल फैब्रिक पूरी तरह बर्बाद हो गए। तो ये थी श्रीलंका की कहानी। अब देखते हैं बेल्जियम ने क्या समझदारी दिखाई। उन्होंने श्रीलंका से बिल्कुल अलग, एकदम ऑपोजिट रास्ता चुना। बेल्जियम के लीडर्स ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 1970 से 1993 के बीच एक दो बार नहीं, 4 बार बदला, ताकि सबके लिए एक सही अरेंजमेंट बनाया जा सके। इस ब्रिलियंट मॉडल को हम अकोमोडेशन कहते हैं। इसमें उन्होंने क्या किया? पहला, उन्होंने ये इंश्योर किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की संख्या इक्वल होगी, बिल्कुल बराबर। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट्स को काफी पावर्स दी। तीसरा, ब्रसल्स के लिए जहां सिचुएशन अलग थी, एक अलग गवर्नमेंट बनाए गए जिसमें दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। और चौथा, एक तीसरी तरह की कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई जो कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज जैसे इश्यूज को देखेगी। कितना सोचा उन्होंने। हाँ, मानते हैं ये मॉडल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन इसका रिजल्ट देखो। देश टूटने से बच गया, लोगों के बीच झगड़े नहीं हुए, शांति बनी रही। और इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के कारण ही ब्रसल्स को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर्स चुना गया। व्हाट अ सक्सेस!
तो अब तक की कहानी से हम उस पहले सवाल पर वापस आते हैं। आखिर पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है? Why is it so desirable? तो हमने दो अलग अलग रास्ते देखे, बिल्कुल क्लियर। एक तरफ है बेल्जियम का अकोमोडेशन, जहां सबको रिस्पेक्ट मिली, पावर शेयर की गई और रिजल्ट क्या निकला? यूनिटी एंड पीस। दूसरी तरफ है श्रीलंका का मेजॉरिटेरियनिज्म, जहां पावर शेयर नहीं की गई और रिजल्ट सिविल वॉर एंड डिवीजन। अब आप ही बताओ, साफ है ना कि पावर शेयरिंग ही बेहतर रास्ता है। ओके, तो आपकी बुक के हिसाब से पावर शेयरिंग के डिजायरेबल होने के पीछे दो सेट्स ऑफ रीजंस हैं। और सुनो, ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सो फोकस। चलो इनको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। पहला है प्रूडेंशियल रीजन, यानी युक्ति परक कारण। ये एक प्रैक्टिकल रीजन है। इसका मतलब है हम फायदे और नुकसान का हिसाब लगाकर एकदम समझदारी से फैसला लेते हैं। जैसे बेल्जियम ने प्रैक्टिकल सोचा कि पावर शेयरिंग से सोशल ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट कम होगा और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। स्मार्ट चॉइस। दूसरा है मॉरल रीजन, यानी नैतिक कारण। ये कहता है कि पावर शेयरिंग तो डेमोक्रेसी की आत्मा है। इट्स द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। लोगों का हक है कि उनसे पूछा जाए कि उन पर शासन कैसे किया जाएगा। बेल्जियम ने मॉरली भी सही काम किया। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, एक रीजन प्रैक्टिकल है, दूसरा वैल्यू बेस्ड है। चलो अब जल्दी से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको सब कुछ एकदम याद रहे। हमने सीखा कि डाइवर्सिटी को मैनेज किया जा सकता है। मेजॉरिटेरियनिज्म देश की यूनिटी के लिए खतरा है। बेल्जियम ने यूनिटी का रास्ता दिखाया, जबकि श्रीलंका एक वार्निंग बन गया। और आखिर में पावर शेयरिंग प्रूडेंशियल यानी प्रैक्टिकल और मॉरल यानी वैल्यू बेस्ड दोनों रीजन से जरूरी है। तो आखिरी सवाल आपके लिए, जरा सोचो, स्कूल में जो क्लास मॉनिटर हर महीने बदलता है, क्या ये भी एक टाइप का पावर शेयरिंग है? इसके बारे में सोचना जरूर और अपने दोस्तों से डिस्कस करना। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। कीप लर्निंग।